हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि सभी अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश सोनी भारतीय एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बच्चों, कृषि जीव विज्ञान 11th क्लास की कृषि जीव विज्ञान की ये अपनी एक फर्स्ट क्लास है। इस क्लास के अंदर अपन एक बेसिक इंट्रोडक्शन की क्लास ले रहे हैं। यहाँ पर अपन कोई मेन टॉपिक को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, अपन बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सामान्य जो चीजें होती है यानी जीव विज्ञान या कृषि जीव विज्ञान जो है उसमें बेसिक चीजें कौन कौन सी होती है उस क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्योंकि अपना सिलेबस कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सिलेबस है, आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। शुरुआती 2-4 क्लास जो है अपन बिल्कुल इजी जो सामान्य चीजें होती है, बेसिक चीजें होती है, उनकी क्लास अपन स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि जीव विज्ञान, देखो नाम से पता चल रहा है, कृषि यानी एग्रीकल्चर आपको पता है, और जीव विज्ञान क्या होती है, जीवों का अध्ययन करना यानी सजीवों का अध्ययन करना, यानी जंतुओं का और प्राणियों का जब अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है तो उसे अपन जीव विज्ञान कहते हैं। यानी जीव विज्ञान के अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं, अपन यहाँ पर सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो एक सामान्य बेसिक क्लास के अंदर सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि अपन अध्ययन किसका कर रहे हैं, जीव विज्ञान में किसका अध्ययन कर रहे हैं, सजीवों का अध्ययन कर रहे हैं। तो सजीव क्या होते हैं, यानी किसी भी जीव, कोई भी जीव जो है वो सजीव है। अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, निर्जीव और सजीव को अपन कैसे बता सकते हैं कि ये चीज सजीव है, ये चीज निर्जीव है। इसका एक सीधा अपन कारण ये बता सकते हैं कि सजीवों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। सजीवों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और ऐसे वो लक्षण निर्जीवों में नहीं होते हैं। तो सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, वो लक्षण अगर अपन को पूरे पता है तो अपन ये बता सकते हैं कि ये चीज सजीव है, ये चीज निर्जीव है। जैसे पादप सभी जो है वो सजीव होते हैं, ठीक है, मगर कैसे हैं ये अपन सभी लक्षण पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पादप जो होते हैं वो सजीव होते हैं। तो आज की अपन एक कृषि जीव विज्ञान की जो सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, अपन बेसिक क्लास इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अपना जो टॉपिक चलेगा वो ये चलेगा, कृषि जीव विज्ञान बोल रहे हैं, जीव विज्ञान। कृषि जीव विज्ञान के अंदर अपन मेनली जीव विज्ञान को जो पढ़ रहे हैं, तो बेसिक क्लासों के अंदर जीव विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान बेसिक दोनों के अंदर सेम होता है, कोई फर्क नहीं है। जीव विज्ञान और कृषि जीव विज्ञान में बेसिक जो क्लासें है ना वो सेम है। तो जीव विज्ञान जो है उस जीव विज्ञान के सामान्य जो परिचय है उसके अंदर अपन कौन सा टॉपिक यहां पर लेंगे, सजीवों के सामान्य लक्षण, यानी सजीवों के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लक्षण सजीवों के अंदर पाए जाते हैं ये अपन आज पढ़ेंगे। सजीवों के सामान्य लक्षण आज की वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सजीवों के अंदर कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं, यहाँ पर कुछ मैंने लक्षण लिखे हैं सजीवों के, जिनमें से सबसे पहला लक्षण है वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। देखो कोई भी जीव जो होता है, सजीव जो होता है, उसके अंदर समय के साथ साथ में एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित उसके आकार के अंदर वृद्धि होती है। कोई जीव जितना है उतना नहीं रहता है। अपन प्लांट्स की बात करें, अपन पादपों की बात करते हैं तो एक छोटा सा बीज अपन जमीन में लगाते हैं, अंकुरित होता है एक पौधा, छोटा सा अंकुरित पादपक जिसे अपन बोलते हैं, पौध जो होती है बाहर निकलती है जमीन से। समय के साथ साथ में वो जो होता है वो एक छोटा प्लांट जो होता है वो बड़ा होता जाता है और आगे चल करके एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। तो वृद्धि हुई है पादपों के अंदर, पादपों को अपने सजीव कहा है। इसी प्रकार से जीव की बात करते हैं तो जीव का जब जन्म होता है तो उस समय पर वो छोटा सा, तो जंतुओं के शरीर की अपन बात करते हैं तो उनके शरीर में भी समय के साथ साथ में वृद्धि होती रहती है, शरीर का आकार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी सजीव जो होता है उसमें निश्चित समय के अंदर उसके शरीर के आकार में वृद्धि होती रहती है, यानी ग्रोथ होती रहती है। तो सजीवों का मुख्य लक्षण हो गया कि सजीवों में वृद्धि होती है। कोई निर्जीव चीज होती है उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है। कोई चीज आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इस डस्टर को मैं आज यहाँ पर रख देता हूँ, आप इसको 2 साल बाद में, 1 साल बाद में, कितने समय बाद में देख लो इतना ही रहेगा, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो ये कहलाता है निर्जीव। तो सजीवों के शरीर में एक निश्चित समय बाद में एक वृद्धि होती रहती है, तो ये पहला लक्षण हो गया है। नंबर 2 कहते हैं प्रजनन। प्रजनन बोल दो या जनन बोल दो, सजीवों का ये भी एक मुख्य लक्षण होता है कि सजीव जो होते हैं वो जनन की क्रिया निरंतर करते हैं। जनन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीव द्वारा अपने समान ही नई संततियां उत्पन्न करना जनन कहलाता है, यानी अपने समान नई संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। तो कोई भी जीव जो होता है जिसको अपन सजीव कहते हैं
वो अपनी पीढ़ी को निरंतर बनाए रखने के लिए, अपने जैव सातत्य को बनाए रखने के लिए कि वो आगे चल करके भविष्य में उसकी पीढ़ी विलुप्त नहीं हो जाए, खत्म नहीं हो जाए। क्योंकि जीवन चक्र सबका होता है, एक निश्चित जीवन चक्र होता है। लास्ट में चल करके डेथ सबकी होनी है, सभी सजीवों के अंदर निश्चित मृत्यु होती है लास्ट में चल करके, जो अपना लास्ट टॉपिक भी इसमें लक्षण में आएगा कि मृत्यु निश्चित है। तो फिर भी निश्चित है तो इसका मतलब तो कोई जीव मर जाएगा तो उसके बाद में नए जीव नहीं आएंगे तो पीढ़ी खत्म हो जाएगी। तो जीव अपने जीवन काल के अंदर प्रजनन क्रिया करके नए जीव उत्पन्न करते हैं, जिससे उनका जैव सातत्य यानी उनकी पीढ़ी जो जीवन पीढ़ी जो होती है वो लगातार बनी रहती है। तो सजीवों का एक मुख्य लक्षण ये भी होता है कि प्रजनन, सजीव जो होते हैं अपने जीवन काल के अंदर प्रजनन करके नई संततियां उत्पन्न करते हैं। अगला जो लक्षण है वो है उपापचय। उपापचय शब्द कई बार आपने सुना होगा, 10th क्लास की साइंस की बुक के अंदर आपने केमिस्ट्री में भी बहुत बार ये शब्द आया होगा, उपापचय, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है इस शब्द का अर्थ मैं आपको बता देना चाहता हूं। उपापचय, जिसको अपन इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। देखो, इस शब्द को समझने से पहले मैं दो शब्द आपको बता देना चाहता हूं। एक होता है अपचय, एक होता है उपचय। एक्चुअल में उपापचय इन दोनों का ही मिश्रित रूप होता है, इसलिए पहले उपचय और उपापचय के बारे में पढ़ते हैं। सॉरी, अपचय और उपचय के बारे में। देखो, अपचय कैटाबोलिज्म, इसको बोलते हैं कैटाबोलिज्म। इंग्लिश शब्द भी थोड़े ध्यान में रखने चाहिए। उपचय बोलते हैं एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? अपचय या कैटाबोलिज्म का अर्थ होता है किसी भी जटिल अणुभार वाले, बड़े अणुभार वाले या जटिल पदार्थ का छोटे अणुभार वाले या छोटे अणुओं के अंदर टूटना अपचय कहलाता है। यानी विघटनकारी जब विक्रिया होती है, कोई भी बड़ा पदार्थ है वो छोटे अणुभार वाले छोटे टुकड़ों में टूट जाता है इस प्रकार से, तो वो कहलाता है अपचय यानी टूटना, विघटन होना। और उपचय इसका उल्टा हो जाता है कि जब निम्न अणुभार वाले छोटे छोटे अणु आपस में सभी जुड़ करके एक बड़े और उच्च अणुभार वाले यौगिक का जब निर्माण करते हैं तो वो कहलाता है उपचय। यानी अपचय होगी विघटनकारी क्रिया और उपचय हो गई है निर्माणकारी क्रिया, और ये दोनों ही क्रियाएं मिलकर के उपापचय कहलाती है। यानी उपापचय के अंदर संश्लेषण यानी निर्माण वाली क्रिया भी होती है और विघटन यानी टूटने वाली क्रिया भी जब एक साथ होती है तो वो कहलाता है उपापचय। अपने शरीर के अंदर या सजीवों के शरीर के अंदर उपापचय क्रियाएं कौन सी होती है? बहुत सारी उपापचय क्रिया होती है। भोजन जो अपन लेते हैं उस भोजन में उपापचय तो होता है, उसका पाचन होता है। पाचन में क्या होता है? भोजन के जटिल उच्च अणुभार वाले जटिल पदार्थ के अणुओं का टुकड़े होते हैं, यानी उपचय हो गया। बाद में चल करके उनसे जब उस भोजन का अवशोषण होता है तो एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, तो निर्माणकारी क्रिया हो गई है। तो दोनों चीजें होती है। ऐसे श्वसन के अंदर भी उपचय उपापचय दोनों चलते हैं। तो एक प्रकार से जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर उपापचय की क्रिया लगातार सजीवों के शरीर में होती रहती है। तो उपापचय एक ऐसा लक्षण हो गया है जो सजीवों के शरीर में निरंतर होता रहता है। तो ये एक सजीवों का लक्षण, अगला लक्षण ये हो गया कि उपापचय की क्रिया जो होती है वो सजीवों में होगी। फिर उसके बाद में अगला लक्षण बात करते हैं गति। देखो, सभी सजीवों में गति पाई जाती है। गति सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण है। निर्जीव के अंदर कोई गति नहीं पाई जाती है। गति का मतलब यहाँ पर मैं वृद्धि से नहीं बता रहा हूँ, वृद्धि तो एक अलग चीज हो गई है। गति का मतलब जैसे चलन गति होती है। जंतु जो होते हैं, मेनली जो जंतु जो होते हैं उनमें चलन गति पाई जाती है कि अपन अपने स्थान को परिवर्तन कर सकते हैं, यहाँ से चल करके दूसरी जगह पर जा सकते हैं। निर्जीव थोड़ी जा सकता है। अपन ने कोई पत्थर रख दिया वहां पर, वहीं पर पड़ा रहेगा, उनमें गति नहीं है। तो इस प्रकार से चलन गतियां पाई जाती है। अब अपन बात सोच रहे होंगे कि पादपों में तो गतियां है नहीं, पादप तो जहां पर लगा दिया वो चल करके दूसरी जगह थोड़ी जाते हैं। नहीं, उनमें वो तो चलन गति तो नहीं है, फिर भी उनके अंदर भी गतियां पाई जाती है। उनके अंगों के अंदर विशिष्ट प्रकार की गतियां पाई जाती है। पुष्पों के अंदर, पत्तियों के अंदर बहुत सारे पादप होते हैं, वो अलग से अपन टॉपिक पढ़ेंगे। तो अंग वाली गतियां जो होती है, अंगों की गतियां जो होती है वो उनके अंदर भी पाई जाती है। पादपों के अंदर भी चलन गति नहीं है, मगर फिर भी उनके अंदर भी गतियां पाई जाती है। पुष्प पत्ती जो होते हैं अपने स्थान विशेष को परिवर्तन करते हैं बहुत सारी, जैसे छुई मुई की पत्ती जो होती है उसको आपने सुना होगा छोटी क्लासों में, छुई मुई पादप की पत्तियों को छूने पर वो सिमट जाती है, वो सिकुड़ जाती है। ये भी एक गति है, उनकी पत्तियों में होने वाली विशिष्ट प्रकार की गति होती है। तो पादपों के अंदर गतियां भी पाई जाती है, इसलिए पादप अपन कहते हैं। सजीव होते हैं तो सजीवों के अंदर गति पाई जाती है, निर्जीवों में कोई गति नहीं पाई जाती है। अगला लक्षण अपन करते हैं सजीवों के लक्षणों के अंदर पोषण। देखो, पोषण के आधार पर जीव जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं स्वपोषी जीव और एक परपोषी जीव।
पोषण का मतलब क्या हो गया? पोषण का मतलब आप सभी जानते हो कि अपने कोई भी जीव जो होता है अपने शरीर को निरंतर वृद्धि करने के लिए, उसको या उसको जीवित रहने के लिए, उसको प्रजनन करने के लिए अपने शरीर को लगातार उसको बाह्य स्रोतों से कुछ न कुछ पोषक पदार्थ उसके शरीर में आने जरूरी है। अपन खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर बहुत सारे मिनरल्स, पोषक पदार्थ अपने अंदर जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, ये सभी अपने शरीर में जा रहे हैं, तो अपना पोषण हो गया। अपन जो भोजन लेते हैं, पादप जो होते हैं वो जमीन से जड़ों के द्वारा जल के साथ में घुलनशील अवस्था में बहुत सारे खनिज पदार्थों को अवशोषित करते हैं जड़ों से, तो वो उनका पोषण हो गया है। पोषण का मतलब अपने शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के आवश्यक पदार्थों को बाहरी स्रोतों से ग्रहण करना, और वो आवश्यक पदार्थ उसके अंदर उसके जीवन के लिए आवश्यक है, उसके जनन के लिए आवश्यक है, और उसके खुद के शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यक होते हैं। तो इसे अपन पोषण कहते हैं। ये पोषण जो होते हैं, इस पोषण के आधार पर जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, स्वयपोषी जीव होते हैं और परपोषी जीव होते हैं। स्वयपोषी जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। देखो, पादप स्वयपोषी है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से इन्होंने अपना भोजन जो होता है वो स्वयं बना लिया है, मगर फिर भी पादप जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों की बात करते हैं अपन। देखो, कार्बनिक पदार्थ तो क्या हो गया? कार्बोहाइड्रेट तो पादप जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा खुद बना लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट खुद बना लिया उन्होंने। मगर खनिज पदार्थ जो होते हैं, पोषक तत्व जो अकार्बनिक तत्व है जो होते हैं, खनिज तत्व है, वो तो पादप भी जमीन के द्वारा अवशोषित करते हैं। अगर कार्बनिक पदार्थों की दृष्टि से अपन बात करते हैं तो पादप जो होते हैं स्वयपोषी होते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बना लेते हैं स्वयं अपना, इसलिए स्वयपोषी हो गए। मगर पादपों को छोड़ करके, जिनमें हरित लवक और पर्ण हरित वर्णक पाया जाता है, उनको छोड़ करके बाकी सभी जीव जंतु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, यानी अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर आश्रित रहते हैं। तो कोई भी ऐसा जीव जो अपने पोषण के लिए दूसरे जीव के ऊपर आश्रित होता है उसे परपोषी कहते हैं। तो सजीव जो होते हैं स्वयपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं, अर्थात पोषण की क्रिया सजीवों के अंदर पाई जाती है। ये एक अभिलाक्षणिक गुण हो गया है सजीवों का पोषण होना। निर्जीवों में कोई पोषण की जरूरत नहीं है, निर्जीव को कोई पोषण नहीं चाहिए। फिर अगला अपन बात करते हैं सजीवों के लक्षण की उत्तेजनशीलता। सजीवों के अंदर उत्तेजनशीलता जो होती है वो पाई जाती है, निर्जीवों में कोई उत्तेजनशीलता नहीं होती है। उत्तेजनशीलता का मतलब क्या हो गया है? एक संवेदनाएं विकसित होना। जब भी कोई बाह्य उद्दीपन आए, जैसे अपने शरीर के अंदर बाहर से अपने क्रिया की प्रतिक्रिया वाले कई एग्जाम्पल्स पढ़े हैं आपने, न्यूरॉन्स की संरचना के अंदर पढ़ा है कि जब भी कोई गर्म चीज को छूते हैं अपन, या कोई शरीर से पिन चुपक जाती है तो अचानक से अपन हाथ उठा लेते हैं अपना, क्या हुआ? उत्तेजना हुई है शरीर में। तो बाह्य प्रेरक जो होते हैं, वातावरणीय बाह्य प्रेरकों से ठंड होती है तो अपन को ठंड फील होती है, गर्मी होती है तो अपन को गर्मी फील होती है। सभी चीजें अपने शरीर के अंदर बाहरी वातावरण से जो कोई भी उद्दीपन अपने शरीर में आता है, उस उद्दीपन के प्रति अपन एक विशेष प्रकार की संवेदना को व्यक्त करते हैं, उसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। निर्जीवों में कोई उत्तेजना नहीं होती है, उत्तेजनशीलता का गुण निर्जीवों में नहीं पाया जाता है। तो ये एग्जाम के लक्षण हो गया उत्तेजनशीलता, जो किसमें पाई जाती है? केवल सजीवों में पाई जाती है। अगला अपन बात करते हैं सजीवों के लक्षण में कोशिकीय संरचना। सभी सजीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। ये तो अपन एक बड़ा टॉपिक, पूरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपनी बायोलॉजी क्लास के बाद में अपन साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान वाली यूनिट को स्टार्ट करेंगे। उसके अपन देखेंगे कि कोशिका क्या होती है, शरीर कैसे बना होता है। हालांकि आपने पढ़ रखा होगा ये भी टॉपिक, मगर डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने आपको थोड़ी अलग चीजें ये भी बताई थी कि कोई टॉपिक चेंज नहीं होते हैं जैसे जैसे ऊंची क्लास में बन जाती है, टॉपिक वही रहते हैं। होता क्या है, उन टॉपिकों को अपन थोड़ा सा विस्तृत अध्ययन करते हैं, उनका गहराई में जाकर के पढ़ते हैं। तो कोशिका आपने पढ़ी थी, अब भी अपन पढ़ेंगे, मगर वो चीजें पढ़ेंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी थी उसी टॉपिक के अंदर। तो कोशिकीय संरचना का मतलब जीवों का शरीर जो होता है वो कोशिकाओं से बना होता है। सभी सजीवों के अंदर कोशिकाएं पाई जाती है। अब इन कोशिकाओं के आधार पर सजीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। जैसे अमीबा है, सजीव है मगर वो एक कोशिकीय जीव है, एक सिंगल कोशिका से बना हुआ है। मगर अपन बात करते हैं पादपों के, जंतुओं के, तो उनके शरीर में अनगिनत कोशिकाएं हैं। तो जब बहुत सारी कोशिकाएं हो जाती है तो सजीवों का शरीर बहुकोशिकीय शरीर कहलाता है। तो सजीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं, अर्थात सभी जीवों के शरीर में कोशिकाएं पाई जाती है। तो कोशिकीय संरचना सजीवों का एक अभिलाक्षणिक गुण होता है। अगला अपन बात करते हैं लक्षणों में आकार व आकृति। सजीव जो होते हैं उनका शरीर जो होता है, सजीवों का शरीर का एक निश्चित आकार व आकृति उनके अंदर होती है। अपन मनुष्य की बात करें, एक निश्चित आकार होता है, एक निश्चित आकृति होती है। पादपों के अंदर भी आकार आकृति होती है। और भी जंतुओं की बात करें तो एक आकार व आकृति होती है। और वो आकार व आकृति जो होती है वो आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है, न कि बाह्य कारकों से। कैसे?
भाई अपने शरीर का आकार कब बढ़ेगा? जब अपन पोषण प्राप्त करेंगे बाहर से। पोषण अच्छा प्राप्त किया आपने, बैलेंस डाइट ली, संतुलित भोजन लिया है, तो अपने शरीर की वृद्धि जो होती है अच्छी हो रही है। अगर अपन ने कोई भी पोषण की कमी हो गई है, अपन कुपोषण का शिकार हो गए, तो शरीर के किसी अंग की वृद्धि जो होती है वो कम हो जाएगी, यानी आकार परिवर्तित हो जाएगा। तो सजीवों का आकार व आकृति आंतरिक कारकों से प्रभावित करता है, जबकि निर्जीवों के अंदर आकार व आकृति बदलती तो है मगर वो बाह्य कारकों से प्रभावित होती है। बाह्य कारकों से प्रभावित कैसे हो गई है कि जैसे अपन ने कोई पत्थर है या कोई भी ऐसा निर्जीव पदार्थ बाहर रख दिया है, तो उसका एक निश्चित समय के बाद में आकार चेंज हो जाएगा, उसका डिग्रेडेशन हो जाएगा, अपघटन हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे, छोटा हो जाएगा, मगर वो आंतरिक कारकों से प्रभावित नहीं हुआ, वो बाह्य कारकों से प्रभावित होगा। वातावरण के अंदर कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे वो जो निर्जीव पदार्थ है वो छोटा हो गया है, या उसके ऊपर किसी अन्य पदार्थों का जवाब होने से वो बड़ा हो गया है। तो आकार व आकृति परिवर्तित हुई है निर्जीवों में भी, मगर वो बाह्य कारकों के द्वारा प्रभावित होती है, जबकि सजीवों के शरीर के आकार व आकृति बाह्य कारकों से प्रभावित नहीं होती है, वो आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है। तो ये एक लक्षण हो गया है इसका, सजीवों का आकार व आकृति वाला। अगली बात करते हैं अपन निश्चित जीवन चक्र। सभी सजीवों के जीवन काल का एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। जीवन चक्र का मतलब जीव जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म के बाद में वृद्धि करते हैं, वृद्धि करने के बाद में अपनी परिपक्व अवस्था में आते हैं, परिपक्व अवस्था में आने के बाद में वो जनन क्रिया करते हैं, जनन क्रिया करके वो अपनी एक निश्चित नई संततियों को उत्पन्न करते हैं और लास्ट में चल करके मरते हैं। तो एक पूरा जीवन चक्र हो गया है कि जन्म हुआ, जन्म के बाद उन्होंने वृद्धि की है, वृद्धि होकर यानी परिपक्व हो गए हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया? जनन किया है, जनन करने से क्या है? नई संतति उत्पन्न की उन्होंने, और नई संतति उत्पन्न करने के बाद में क्या हुआ है? उनकी मृत्यु हो गई। ये एक लगातार जीवन चक्र इनके शरीर में चलता जाएगा। निर्जीवों में ऐसा कुछ नहीं होता है। निर्जीवों के अंदर जन्म मरण कुछ होता ही नहीं है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक का जो समय जो होता है, प्राकृतिक रूप से मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं, किसी जीव ने जन्म लिया और जन्म के बाद में जब उसकी प्राकृतिक रूप से मृत्यु होती है, वो अवधि जो होती है उसका जीवन काल कहलाता है, उसका जीवन चक्र कहलाता है। ये जीवन है उसका, वो एक निश्चित समय का होता है। हर एक जीव का जीवन काल जो होता है वो एक निश्चित समय का होता है, हर एक प्रत्येक साल होते हैं। तो उस पूरे के पूरे समय के अंदर उन्होंने क्या किया? जन्म लेकर के वृद्धि की है और अपने समान संततियां उत्पन्न कर दिया और लास्ट में चल करके वृद्धावस्था आकर के वो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। तो ये एक निश्चित जीवन चक्र जो होता है सजीवों में पाया जाता है। निर्जीवों में कोई भी एक निश्चित जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। अगले लक्षणों की बात करते हैं अपन। अगला लक्षण समस्थापन। एक नया शब्द आया है यहाँ पर आपके लिए, समस्थापन, होमियोस्टेसिस। समस्थापन क्या होता है? देखो, समस्थापन का अर्थ होता है कि कोई भी जीव जो होता है, सजीव जो होता है, जिस वातावरण के अंदर रह रहा है उस बाह्य वातावरण का प्रभाव उसकी आंतरिक संरचना पर न पड़े। बदलते हुए वातावरण के अनुसार वो अपने आंतरिक संरचना के अंदर परिवर्तन ऐसे कर ले कि वातावरण के अनुसार वो ढल गया है, यानी अपने आंतरिक कारकों को बाह्य वातावरण के समान कर ले कोई भी जीव, तो उसे समस्थापन कहते हैं। यानी बैलेंस कर लिया उसने, वातावरण के अंदर वो जीवित रह पाएगा क्योंकि उसने अपनी आंतरिक संरचना के अंदर भी परिवर्तन कर लिया है। किसके अनुसार? बाह्य वातावरण के अनुसार। जैसे बहुत सारे जीव जो होते हैं वो लवणीय जल के अंदर रहते हैं। जलीय जीवों की बात करते हैं अपन, तो कुछ जीव लवणीय जल में यानी समुद्री जल में रहते हैं, कुछ जीव जो होते हैं वो स्वच्छ जल में यानी मीठे पानी में रहते हैं। तो अब क्या हुआ? देखो, जलीय जीव है, दोनों ही जल में है, मगर कुछ जीव तो समुद्री वाले जल में, समुद्र वाले जल में यानी लवणीय जल होता है उसमें निवास करते हैं। कुछ जीव जो होता है वो स्वच्छ जल, नदियों में, झरनों में, उनमें निवास करते हैं जिनमें लवण कम है। दोनों जलीय जीव है, मगर दोनों ने क्या किया? अब जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव है उन्होंने अपने आंतरिक संरचना में, जैसे ऐसी मछलियां जो समुद्र में पाई जाती है, उन्होंने अपनी आंतरिक संरचना ऐसी बना ली है कि उनके लिए केवल बाहर वाला जो पानी, जो लवण वाला जल है, वो उनके लिए सेट हो गया है, उनके अंदर वो आसानी से जीवित रह पाएंगे। और जबकि स्वच्छ जल के अंदर पाए जाने वाले जीव ने अपने आंतरिक संरचना में कुछ ऐसे बदलाव कर लिए हैं कि उनको वो स्वच्छ जल है वो सेट हो गया है, वो वहीं पर जीवित रहेंगे। ये क्रिया समस्थापन हुई। इस क्रिया को समस्थापन कहते हैं कि अपने आंतरिक कारकों में बाह्य वातावरण के अनुसार परिवर्तन कर लिया, समस्थापन हो गया। अब उन जीवों को अचानक से अपन समुद्री जल में पाए जाने वाली मछली को लवणीय जल में यानी स्वच्छ जल में डाल दें, या स्वच्छ जल वाली मछली को अपन लवणीय जल में अचानक से डाल दें, तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? उन्होंने समस्थापन कर लिया था उस जल के अनुसार अपने आप का। समस्थापन करने में समय लगता है, उतना समय उसको मिल नहीं पाता है कि दोबारा से वो समस्थापन करे, उसकी मृत्यु हो जाती है।
तो हर एक जीव जो होता है अपने वातावरण के अनुसार अपने शरीर के अंदर जिस प्रकार से परिवर्तन करता है उसे अपन अनुकूलन भी कहते हैं, मगर आंतरिक कारकों के अंदर ऐसे परिवर्तन करना जो बाह्य कारकों के अनुसार सेट हो गए वो समस्थापन की क्रिया भी कहलाती है। तो ये हो गया समस्थापन। अगला लक्षण होता है विभिन्नताएं। सजीवों के शरीर में विभिन्नताएं भी पाई जाती है। विभिन्नताओं का अर्थ क्या होता है कि उनके आनुवंशिक पदार्थ अलग अलग होते हैं, यानी कोई भी जीव जो होते हैं वो आनुवंशिक रूप से समान नहीं होते हैं। सबका आनुवंशिक पदार्थ यानी डीएनए जो होता है सबका अलग अलग होता है, यानी समय के साथ साथ में बदलाव होते हैं। अपन विकास की बात करें यहाँ पर तो विकास और विभिन्नताओं में दोनों में कुछ आंतरिक संबंध होता है। जैसे मनुष्य का अगर विकास की बात करें तो अपना विकास कपियों से हुआ है, कपियों से परिवर्तन होते होते आज अपन होमो सेपियंस यानी मनुष्य बन गए हैं। तो लगातार एक समय के साथ में अपने शरीर में अपने बहुत सारी संरचनाओं में परिवर्तन होता होता आज अपन मनुष्य बन गए। आगे आने वाले समय में और ये परिवर्तन लगातार जारी रहेगा। तो ये परिवर्तन हुआ इसका मतलब विभिन्नताएं जारी रह रही है। कोई भी जीव जो होता है वो समान नहीं रहता, समय के साथ में उसमें परिवर्तन होता रहता है। वो परिवर्तन कैसे होता है? वातावरण के अनुसार। डार्विन वाला सिद्धांत पढ़ा था, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। उसके अंदर यही तो बताया था कि प्रकृति के अनुसार परिवर्तन होता रहता है शरीर में। कोई जीव में प्रकृति के अनुसार परिवर्तन हो गया वो तो जीवित रहेगा। अगर किसी जीव के शरीर में परिवर्तन नहीं हुआ है तो प्रकृति उसका वर्ण कर लेगी, प्रकृति उसको नष्ट कर देगी, और जिसने परिवर्तन कर लिया है उसका प्रकृति चयन कर लेगी, वो जीवित रहेगा। तो समय के साथ में बदलाव जो होता है शरीर के अंदर, विभिन्नताएं जो होती है वो आती रहती है। ये सजीवों के शरीर का एक मुख्य लक्षण होता है। निर्जीवों के अंदर कोई विभिन्नताएं नहीं होती है, वो जैसे है वैसे ही रहेंगे, कितने समय बाद में हो जाए। अगला अनुकूलन। अनुकूलन समस्थापन मैंने आपको अभी बताया था। अनुकूलन का अर्थ क्या होता है? सजीवों के द्वारा बाह्य परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन होता है। ये सजीवों में होता है, निर्जीव में ऐसा कोई भी गुण नहीं पाया जाता है। अगला है मृत्यु। लास्ट सजीवों का लक्षण होता है मृत्यु। निश्चित जीवन चक्र में मैंने आपको बताया था कि सजीवों के शरीर में एक निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। जीवन चक्र पूरा होने के बाद में अंत में उनकी मृत्यु निश्चित है। अमर कोई जीव नहीं होता है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीवधारी है, जो भी सजीव होते हैं, उनकी अंत में चल करके मृत्यु निश्चित है। इसलिए सजीवों का ये भी एक लक्षण हो गया कि उनकी मृत्यु होगी। ये सभी लक्षण सजीवों के मुख्य लक्षण होते हैं, यानी सजीव होने के लिए ये सभी शर्तें होनी जरूरी है। बाकी इनको छोड़ करके कोई भी जो पृथ्वी पर पाया जाने वाला कोई जीव है वो निर्जीव होता है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है अपना। अपन बायोलॉजी अपन ने स्टार्ट की नहीं है, बायोलॉजी की जो स्टार्टिंग अपन कोशिका से करेंगे। बेसिक क्लास के अंदर मैंने आपको सजीव क्या होते हैं, सजीवों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ाया अपन ने। अगली क्लास के अंदर अपन एक मेन टॉपिक को, मेन चैप्टर को लेकर के आएंगे। हो सकता है आज की क्लास आपको बेसिक क्लास में बहुत सारी चीजें पहले से आ रही हो, मगर बेसिक क्लास का मतलब बच्चों यही होता है कि अपन जो सब्जेक्ट अपन ने लिया उस सब्जेक्ट के बारे में अपन को प्रस्तावना यानी उसकी अपन को कंसेप्ट उसका पता होना चाहिए। तो एक कंसेप्ट को पता किया अपन ने, मेन चैप्टर्स को अपन अगले वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।